हम लोग सिविक्स यानी राजनीतिक शास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में हम आपको बेसिक से लेकर बोर्ड लेवल तक के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे, जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोग पिछला 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर किसी भी चैप्टर के बारे में अगर आप लोग विस्तार रूप से जानना चाहते हैं, विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं, और यदि आप लोग चाहते हैं कि जिस चैप्टर को हम पढ़ लें उस चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न परीक्षा में न छूटे, तो आपको बेसिक से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप लोग पहले पार्ट से देखिए ताकि आपको बेसिक से नॉलेज हो और आप लोग इस चैप्टर को भली भांति समझ सकें। और आज के इस क्लास में यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि आज जितने सारे भी प्रश्न शेष बच गए हैं, सारे प्रश्न को आज हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, तो पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। यह वाला प्रश्न हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि सामाजिक विभेद कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। प्रश्न सेम वही वाला है, जवाब भी उसी प्रकार का होगा, बस इसका थोड़ा सा भाषा बदल दिया गया है। तो हम लोग इसका जवाब किस प्रकार से लिखेंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग लिखेंगे कि जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास बन जाता है, तो परिवार, समाज और जनता को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, और इससे सामाजिक विभाजन भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कि जब भेदभाव का तरीका जो होता है, जब भेदभाव का जो लेवल होता है वह छोटे तौर पर होता है, यानी कि जब हल्का फल्का भेदभाव होता है तो लोग उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि समाज में तो भेदभाव होता ही है। लेकिन जब वही भेदभाव बहुत हद तक आगे बढ़ जाता है, उसका सीमा कोई नहीं रहता है, वह आगे लेवल तक बढ़ जाता है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तो फिर वह जनता के दिमागों में खटकने लगता है, समाज के दिमागों में खटकने लगता है, परिवार के दिमागों में खटकने लगता है कि यहाँ पर सामाजिक भेदभाव हो सकता है। और यह महसूस होने लगता है कि वह जो भेदभाव कर रहे हैं वह दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, और इससे सामाजिक विभाजन भी हो सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सामाजिक भेदभाव होता है उसी से सामाजिक विभाजन भी होता है। तो कहने का मतलब कि जो प्रश्न पूछ रहा है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप लेता है, तो हम आपको क्या बताएं कि कब सामाजिक विभाजन का रूप लेता है, तो जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे के अंतरों से एकदम खास बन जाता है तब। तो यह वाला प्रश्न तो काफी आसान है, लेकिन लघु तरीके में पूछा जाता है, बस आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं पाई जाती है, यानी कि जो जाति के आधार पर असमानता भारत में पाया जाता है उसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार का यहाँ पर जातिगत असमानताएं या फिर जातिगत भेदभाव होता है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला है, अर्थात व्यक्तियों के बीच काफ़ी भेदभाव पाया जाता है। इससे हमारा समाज अग्रणी जाति और पिछड़ी जाति में बटा हुआ है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि जो हमारा समाज है, चाहे वह आप कहीं के भी रहने वाले हों, वहाँ पर हमेशा अग्रणी जाति और पिछड़ी जाति का बोलचाल होता ही रहता है। यानी कहने का मतलब कि जो हमारा समाज है वह 2 भागों में हमेशा से बटा हुआ आया है, बहुत समय पहले से ही, अग्रणी जाति और पिछड़ी जाति। और जो शासन का सत्ता होता है, यानी कि जो सत्ता का बागडोर होता है, वह हमेशा अग्रणी जाति के हाथों में होता है, और अग्रणी जाति के हाथों में होने के बदौलत वह मनचाहा कार्य करता है। जिस प्रकार से हम आपको श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हम आपको बताए थे कि श्रीलंका में जिस प्रकार से सिंहली जाति का बोलबाला था, सिंहली वालों का संख्या अधिक था, तो वहाँ का जो सत्ता का बागडोर था वह सिंहली वाले अपने हाथों में लेकर के काम कर रहे थे, यानी कि जो सिंहली का मन होता था वो वहीं काम होता था। उसी प्रकार का बात यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जो अग्रणी जाति वाले लोग होते हैं उनका बोलबाला होता है, वे सत्ता के बागडोर को संभाले हुए रहते हैं, और इसलिए वह मनचाहा कार्य करते हैं। जातिगत असमानता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामाजिक क्षेत्रों को ही प्रभावित करता है, आर्थिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है और राजनीतिक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है जातिगत असमानता। तो यह वाला प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण को लिखें। कि समाज में जो स्त्रियों का दयनीय स्थिति है उसके लिए सबसे बड़ा सामाजिक कारण कौन सा है, इसके बारे में कोई 4 कारण लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब लिखेंगे कि समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हम लोग लिखेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। अभी हम आपको बताए थे पिछले क्लास में ही कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि महिलाओं को तो 4 दीवारी के अंदर ही रहना है और पुरुषों को बाहर जाना है। इसलिए पुरुषों का जो शिक्षा होता है वह आगे तक होता है, लेकिन स्त्रियों का जो शिक्षा होता है वह बहुत हद तक मैट्रिक या फिर इंटर तक हो पाता है। तो इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जो शिक्षा का अभाव है यह भी स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए सबसे बड़ा कारण है। दूसरा यहाँ पर है कि महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को हे दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा लगता है कि जब लड़की का जन्म होगा तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको दहेज देना पड़ेगा, उसको पालना पोसना पड़ेगा और उसके बाद वह दूसरे के घरों में चली जाएगी। इसलिए जो परिवार वाले होते हैं, जो अशिक्षित परिवार वाले होते हैं, उनके गलत मानसिकता के कारण भी महिलाओं समाज में पिछड़ते जा रही है। उसके बाद तीसरा होता है दहेज प्रथा के कारण। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि दहेज प्रथा हमारे देश का एक सबसे बड़ा समस्या है, तो दहेज प्रथा के कारण भी महिलाओं की स्थिति दयनीय होती जा रही है। और चौथा है बाल विवाह एवं सती प्रथा। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो बाल विवाह होता है यह भी महिलाओं के दयनीय स्थिति के लिए सबसे ज़्यादा बदनाम है। और बदनाम नहीं बल्कि यह हकीकत भी है कि हमारे देश में जो बाल विवाह होता है वह ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बाल विवाह कहने का मतलब होता है कि बहुत कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देना, ठीक है। यानी कि बहुत कम उम्र में, मतलब जिस समय वह अपने बारे में भी ठीक ढंग से नहीं सोच सकती है उसी समय उसका शादी कर दिया जाता है और वह बाल विवाह के बंधन में बंध जाती है। इसलिए बाल विवाह के नियम को हटाने के लिए सरकार ने एक नियम लगाया कि कम से कम लड़की की शादी 18 वर्ष के बाद और लड़कों की शादी 21 वर्ष के बाद ही होना चाहिए। अगर इससे कम उम्र में होता है, कहने का मतलब कि अगर कोई भी परिवार बाल विवाह को बढ़ावा दे रहा है, अपने घर में बाल विवाह कर रहा है, तो समझिए कि वह कानून का उल्लंघन कर रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर महिलाओं के पिछड़ेपन का या फिर महिलाओं के दयनीय स्थिति के लिए जो 4 सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारण था, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर में सिर्फ यहाँ पर महिलाओं को लिखा गया है, आगे आप लोग कर लीजिएगा महिलाओं को गर्भ में ही मारना, यानी कि महिलाओं को जो भ्रूण हत्या कर दिया जाता है यह भी महिलाओं के दयनीय स्थिति का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पर आप लोग 4 कारण बड़े आराम से लिख देंगे। अभी तक हम आपको तो बहुत सारे कारण बता चुके हैं, तो उसमें से कोई भी 4 कारण आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, या फिर देश के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। इसी के बारे में लिखना है, जो कि हमेशा 5 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। तो आप लोग बस ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि देश के विकास में महिला का क्या योगदान है, तो बिहार के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। लेकिन बिहार भारत का एक बीमारू राज्य है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीमारू राज्य कौन सा है, और आपको 4 राज्य का नाम दे देगा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है बिहार। यानी कि जो हमारा बिहार है वह एक बीमारू राज्य है जो अत्यंत रूप से पिछड़ा हुआ है। यहाँ अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का बोलबाला है। यानी कि बिहार में लोग कम पढ़े लिखे हुए भी हैं। यहाँ का जो नेता है वह भी भ्रष्ट है, और यहाँ का जो बेरोजगारी है वह भी चरम सीमा पर है। यहाँ की अधिकांश महिला असुरक्षित और अशिक्षा को महसूस करती है, जिसके कारण राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यानी कि महिलाओं को जो राजनीतिक अधिकार होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, उससे वंचित रखा जाता है। और आज के वर्तमान समय में महिला किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, बल्कि पुरुषों से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। अभी आप लोग जानते होंगे कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कि महिला कार्य नहीं कर रही है। यानी कि अब महिला भी पुरुषों से पीछे नहीं है, महिला भी अब पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। यानी कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वह काम महिला भी बड़े आराम से कर सकती है। जैसे IPS बनना, अंतरिक्ष यात्री, इसके अलावा घर के सभी जिम्मेदारियों को संभालने का कार्य करती है।
यानी कि अगर आप लोग आईएएस आईपीएस का बात करते हैं, जो कि एसपी होता है, डीएम होता है, या फिर उससे भी ऊपर लेवल के जो लोग होते हैं, यानी कि जो आईएएस और आईपीएस जो क्लियर करती है, वह ऐसा नहीं कि सिर्फ अब लड़के लोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आईएएस आईपीएस क्लियर कर रही है। उसके अलावा अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अंतरिक्ष में जाने का भी जो काम है वह सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि कई सारे महिलाएं भी ऐसे हैं जो कि अंतरिक्ष में जा चुकी है। इसके अलावा घर के सभी जिम्मेदारियों को संभालने का कार्य भी करती है। और बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिला को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार में तो आप लोग जानते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है ताकि महिला भी अब आगे बढ़ सके। बिहार के महिला राजनीतिक के हर पदों को प्राप्त कर रही है, जैसे वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला परिषद इत्यादि। अब आप लोग देखते होंगे अपने ग्राम पंचायत में ही आप लोग देखते होंगे कि वार्ड सदस्य भी एक महिला है, मुखिया भी महिला है, जिला परिषद भी महिला है। इस प्रकार से जितने सारे भी राजनीतिक पद हैं वहां पर महिला विराजमान हो रही है। आप लोग मुख्यमंत्री का बात करते हैं, आप लोग बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आराम से जानते होंगे, बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो वह एक महिला होते हुए भी मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची हुई है। यह महिलाओं को आगे बढ़ने का ही संकेत है कि महिलाएं भी अब आगे बढ़ रही है। महिला को लोकतंत्र, राज्यसभा, विधानसभा में प्राथमिकता देनी चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि महिलाओं को लोकतंत्र में प्राथमिकता देनी चाहिए, राज्यसभा में प्राथमिकता देनी चाहिए, विधानसभा में प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि महिलाएं भी आगे बढ़ सके। और आज का युग ऐसा है कि जहां पर विधानसभा में भी प्राथमिकता मिल रहा है, राज्यसभा में भी प्राथमिकता मिल रहा है और लोकतंत्र में भी महिलाओं को प्राथमिकता मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब बिहार में या फिर हमारे देश में महिलाएं भी किसी से कम नहीं है और बिहार या फिर हमारे देश के विकास में महिलाओं का भी अब बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रश्न आपसे यही पूछ रहा था कि बिहार के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, तो हम लोग इसका जवाब कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न अब हम लोग देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है, यानी कि जो विधायिका महिला है उसकी प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है भारत में, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब लिखेंगे कि भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधि का अनुपात बहुत कम है। यानी कि जो भारत के लोकतंत्र में, आप लोग इस बात से समझिए कि भारत में नेता जो महिला है वह कितनी है, बहुत कम संख्या है। अधिकतर जो नेता होते हैं वह पुरुष ही होते हैं। यानी कि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में जो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्य के 11% से भी कम है। यानी कि 100 में से 11 महिला भी ठीक ढंग से नहीं है हमारे लोकसभा में। विभिन्न राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। यानी कि अगर हम लोग राज्य की बात करें तो वहां पर तो 100 में से 5 भी महिला नहीं है जो कि लोकसभा में या फिर विधानसभा में जाकर के बैठ रही है। हमारा देश अफ्रीका और अमेरिका से भी पीछे है। हमारे समाज में राजनीति में स्त्रियों को प्रवेश करना गलत अवधारणा माना गया है। यानी कि जो हमारा देश भारत है वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि राजनीति में स्त्रियों का प्रवेश एक गलत अवधारणा है, लेकिन अब लोग ऐसा नहीं मानते हैं। स्त्रियों को भी राजनीतिक पार्टी बहुत धड़ल्ले से टिकट देती है, बस पॉपुलर होना चाहिए, अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। अब तो आप लोग देख रहे हैं कि जितने सारे भी बॉलीवुड, हॉलीवुड के जो अभिनेत्री हैं उनको भी टिकट देने का काम किया जा रहा है। या फिर जो भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, ऐसे बहुत सारे अभिनेत्री हैं, अभिनेता हैं जिनको कि टिकट देने का काम किया जा रहा है। यानी कि अब महिलाओं को भी चुनाव लड़ाया जा रहा है, महिलाओं को भी टिकट दिया जा रहा है। पहले जैसा बात नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही चुनाव लड़ेंगे। चाहे एक मुखिया से लेकर के, एक वार्ड सदस्य से लेकर के, एक मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जो चुनाव है वह अब महिलाएं भी लड़ रही है। आप लोग अपने गाँव में वार्ड सदस्य देखते होंगे, मुखिया देखते होंगे, सरपंच देखते होंगे। मुख्यमंत्री का उदाहरण अभी हम आपको बता दिए कि बंगाल के मुख्यमंत्री को आप लोग देख लीजिए। अगर प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी को आप लोग देख रहे थे। उसके अलावा आप लोग सोनिया गांधी को देख रहे हैं कि वे लोग कहां तक पहुंचे हुए हैं। इस प्रकार से अब लोकतंत्र में महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया जा रहा है। और बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को जो 50% आरक्षण देने का काम किया है वह बहुत ही सराहनीय काम है और वह हर एक प्रकार के चुनाव में भाग लेने का कार्य करती है। यानी कि जब से 50% आरक्षण महिलाओं को मिला है
तब से कुछ महिलाओं की स्थिति सुधरती जा रही है और वह अब चुनाव में भी भाग लेने का काम करती है। तो यह वाला प्रश्न भी काफ़ी आसान प्रश्न है, सभी प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा था कि भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधित्व स्थिति क्या है, यानी कि वैसे महिला जो कि हमारे लोकतंत्र में हैं, हमारे विधानसभा में हैं या फिर जो हमारे देश के राजनीति में एक्टिव हैं, तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा था कि उनका स्थिति क्या है। तो इसका जवाब तो आप लोग अब बड़े आराम से लिख लेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझते हैं। यह वाला प्रश्न लघु तरीये में पूछा जाता है। बहुसंख्यकवाद आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जिसकी संख्या ज़्यादा पाई जाती है तथा उन्हीं के पक्ष में फैसला होता है उसे ही बहुसंख्यकवाद कहते हैं। यानी कि समाज में जिसकी संख्या अधिक हो और कोई भी फैसला हो तो हमेशा उनके पक्ष में ही हो। जैसे आप लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि श्रीलंका के आज़ादी के बाद सिंहली जाति अपना अधिकार जमाना चाहते थे। वह अपने इच्छा के अनुसार संविधान तथा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। उसने 1956 में एक कानून बनाया जिसमें नौकरी तथा विश्वविद्यालयों में विशेष आरक्षण सिंहली जाति को दिया गया। कहने का मतलब कि श्रीलंका का उदाहरण देकर के यहाँ पर बहुसंख्यकवाद को समझाया गया है कि जिसकी संख्या अधिक पाई जाती है उसी का बोलबाला होता है और हमेशा फैसला उसी के पक्ष में होता है। श्रीलंका के सिंहली जाति के बारे में हम आपको बताए थे कि श्रीलंका में उसकी संख्या अधिक है और सरकारी नौकरी से लेकर के स्कूल में एडमिशन से लेकर के कॉलेज में एडमिशन तक में बहुत सारे सिंहली जाति को छूट मिलता है। और जब सिंहली जाति का जब सीट बच जाता है तो ही किसी दूसरे जाति का वहां पर एडमिशन हो पाता है या फिर सरकारी नौकरी में हिस्सा ले पाते हैं। तो बहुसंख्यकवाद इसी को कहते हैं कि जिसकी संख्या अधिक हो और हमेशा फैसला उसी के पक्ष में हो तो उसे ही यहाँ पर बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। काफ़ी आसान है, यहाँ तक ही आपका परिभाषा लिखना है, उसके नीचे तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न है जो कि शायद इस चैप्टर का सबसे आखिरी प्रश्न है कि सामाजिक विभेदों का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि जो सामाजिक रूप से जो भेदभाव हुआ उसका हमारे देश के लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा, इसी के बारे में लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि सामाजिक विभेद लोकतांत्रिक राजनीति को बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ दिया। यहाँ पर जो अंग्रेज इतने दिनों से राज्य कर गए, बस उनका एक सिंपल सा नीति था कि फूट डालो और शासन करो। यानी कि हमारे देश में, हमारे भारत देश में लोगों के बीच जो एकता था वह एकता को तोड़ने का काम किया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों का यही मानना था कि अगर हम लोग सभी लोगों को आपस में बांट देंगे तो यहाँ पर शासन करने में हमें ज़्यादा सुविधा होगा। इसलिए उन्होंने नीति अपनाई, फूट डालो और शासन करो। और यह नीति अपनाकर उन्होंने देश की एकता और अखंडता को तोड़ दिया तथा लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया। इसके तहत राजनीतिक दलों में खराब उम्मीदवारों को निश्चित जीत करार दिया जाता था। यानी कि सिर्फ पावर के बदौलत चाहे राजनीतिक दल में कोई भी उम्मीदवार आ जाए, जो कि हमेशा भ्रष्ट ही होता था, खराब ही होता था और उसका जीत पक्का कर दिया जाता था, जिससे समाज राज्य का विकास नहीं होता है। यह समाज में मतभेद फैलाने का कार्य करता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म को मानने वाले कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। यानी यहाँ पर आयरलैंड के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है कि आयरलैंड में एक ही धर्म को मानने वाले कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करते हैं। यानी कि जब भी चुनाव लड़ेगा तो सिर्फ कैथोलिक जाति के लोग ही लड़ेगा और प्रोटेस्टेंट जाति के लोग ही लड़ेगा। अतः इस प्रकार से लोकतांत्रिक राजनीति पर बुरा प्रभाव डाला जा रहा है। यानी कि जो सामाजिक भेदभाव होता है उससे लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा था कि सामाजिक भेदभाव के चलते कैसा होता है और क्या प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यहाँ पर यह वाला प्रश्न के साथ ही आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में जितने सारे भी प्रश्न थे हम आपको कंप्लीट करा दिए। अब इसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच जाते हैं जिसे कि हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में जितने सारे भी प्रश्न हम आपको बताए, सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे
और साथ ही साथ इस चैप्टर में हम आपको जितने सारे भी प्रश्न बताए इस 4 वीडियो में, आप लोग अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ गए होंगे। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि अगर पहले नंबर चैप्टर से संबंधित कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग उसका जवाब बहुत ही आराम से दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो अगर आपको यह वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग की बोर्ड की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।